हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीजन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2011। टोटल क्वेश्चन इसमें हमारे पास 150 होंगे, 3 पार्ट्स में होगा। सिविल लॉ 1 जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे, सिविल लॉ 2 जिसके अगेन 50 क्वेश्चंस होंगे और क्रिमिनल लॉ अगेन हमारे पास 50 क्वेश्चंस होंगे। फॉर्मेट इसमें एमसीक्यू बेस्ड होगा हमारे पास। सिविल लॉ 1 से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रोविजंस रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कंटेन किया गया है किस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर, कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 11, 12, 13 या फिर 14? करेक्ट आंसर है इसका हमारे पास सेक्शन 12। तो जो हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 12 में जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन 2 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंटेन करता है प्रोविजन रिगार्डिंग डेक्लेरेटरी डिक्रीज, मैंडेटरी इंजंक्शन, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आ गया सी हमारे पास, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 26 जो है एसआरए का वो जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है। क्वेश्चन 3 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा सेक्शन जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट्स जो स्पेसिफिकली इन्फोर्सिएबल नहीं है। ए आ गया सेक्शन 9, फिर आ गया सेक्शन 14, सेक्शन 11 या फिर सेक्शन 16। करेक्ट आंसर होगा बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 14। फिर आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 4, जो वर्ड एक्सप्रेशन जो यूज्ड है लेकिन डिफाइंड नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, उसका सेम मीनिंग होगा जो कि ए आ गया जो डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, अगर डिफाइंड है इस जो है एक्ट में, या फिर जो डिफाइंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, अगर वो डिफाइंड है इस एक्ट में, या फिर डिफाइंड जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर डिफाइंड है इस एक्ट में, या फिर जो डिफाइंड है इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872 में जो डिफाइंड है उस एक्ट में। करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास ए, दैट इज जो वर्ड या एक्सप्रेशन जो यूज़ किया गया है लेकिन डिफाइंड नहीं है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में, उसका सेम मीनिंग होगा जैसा कि वो डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, अगर वो डिफाइंड है उस एक्ट में। क्वेश्चन 5 आ गया, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो पार्टीज हैं वो स्ट्रक आउट की जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं या सब्सटीट्यूट की जा सकती हैं। ए आ गया ऑर्डर 1 रूल 1 के अंडर, बी आ गया ऑर्डर 1 रूल 10, सी आ गया ऑर्डर 1 रूल 3, डी आ गया ऑर्डर 1 रूल 9। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज ऑर्डर 1 रूल 9। तो जो पार्टीज स्ट्रक ऑफ की जा सकती हैं, ऐड की जा सकती हैं, सब्सटीट्यूट की जा सकती हैं, ये ऑर्डर 1 रूल 10 के अंडर जो है की जा सकती हैं। क्वेश्चन 6 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शंस है जो प्रोविजन दिया गया है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए आउटसाइड कोर्ट थ्रू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या लोक अदालत कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर, तो कौन सा सेक्शन है? इसमें आ गया ए हमारे पास सेक्शन 87, बी आ गया सेक्शन 88, सी आ गया सेक्शन 89, डी आ गया सेक्शन 90। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, सेक्शन 89। 7th आ गया, इसमें हमारे पास जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं डिक्री के वो क्या है? पहला है कि एडजुडिकेशन होनी चाहिए, बी है हमारे पास डिटर्मिनेशन जो है वो कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए, सी आ गया एडजुडिकेशन वो की जानी चाहिए एक सूट में, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वो होगा डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो जो असेंशियल एलिमेंट है डिक्री का वो सारे होंगे, एडजुडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कंक्लूसिव नेचर का, एडजुडिकेशन जो है वो किया जाना चाहिए एक सूट में। क्वेश्चन 8 आ गया, इसमें हमारे पास जो प्रोविजंस रिलेट करते हैं समनिंग से या फिर अटेंडेंस जो है विटनेसेस की, वो किसके अंडर दिए गए हैं? ए आ गया ऑर्डर 16 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, बी आ गया ऑर्डर 17, सी आ गया ऑर्डर 18, डी आ गया ऑर्डर 19। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज ऑर्डर 16 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। तो जो प्रोविजंस रिलेट करते हैं समनिंग से या फिर अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस की वो हमारे पास ऑर्डर 16 ऑफ सीपीसी में गिवन है। क्वेश्चन 9 आ गया, इसमें हमारे पास प्लेंट जो है वो फाइल की जानी चाहिए डुप्लीकेट में, ये रूल इंसर्ट किया गया था किसके द्वारा? ए आ गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976, बी आ गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999, सी आ गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2002, डी आ गया नन ऑफ द अबव।
करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास कि जो प्लेंट है वो डुप्लीकेट में फाइल की जानी चाहिए। ये रूल इंसर्ट किया गया था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1999 के द्वारा। क्वेश्चन 10 है इसमें हमारे पास जो रूल है रेस जुडिकाटा का वो एप्लीकेबल नहीं है कौन सी रिट पे? क्वो वारंटो, बी आ गया प्रोहिबिशन, सी आ गया हेबियस कॉर्पस, डी आ गया मैंडेमस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी हमारे पास हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन 11 आ गया एन ऑर्डर जो है वो डिक्री नहीं है। कौन सा जो ऑर्डर है वो डिक्री नहीं है? ए आ गया ऑर्डर जो रिफ्यूज करता है स्टे, बी आ गया ऑर्डर जो पास किया गया है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, सी आ गया एक ऑर्डर जो रिजेक्ट करता है एक एप्लीकेशन को ताकि वो सू कर सके फॉर्मा पॉपरिस को, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास एक ऑर्डर जो रिफ्यूज करता है स्टे को, तो ये जो है हमारे पास डिक्री नहीं है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 12 हमारे पास कौन सा सेक्शन जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो इंसर्ट किया गया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा वो बार करता है? ए आ गया सेक्शन 19, बी आ गया सेक्शन 20, सी आ गया सेक्शन 21, डी आ गया सेक्शन 22। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी दैट इज सेक्शन 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 हमारे पास सेक्शन 96 क्लोज 4 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वो इंसर्ट किया गया था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा वो बार करता है क्या? ए आ गया अपील अगेंस्ट कंसेंट डिक्री, बी आ गया अपील इन पेटी केसेस, सी आ गया अपील अगेंस्ट फाइनल डिक्री या फिर डी आ गया अपील अगेंस्ट फाइंडिंग्स। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास अपील जो है पेटी केसेस में वो सेक्शन 96 क्लोज 4 के द्वारा जो है बार्ड है। फिर आ गया क्वेश्चन 14 हमारे पास एक केवियट जो लॉन्च किया गया था अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 ए वो रिमेन होगा फोर्स में कितने दिन के लिए? ए आ गया 30 डेज, बी आ गया 60 डेज, सी आ गया 90 डेज, डी आ गया 180 डेज। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास 90 डेज। तो केवियट जो है वो 90 डेज के लिए ही जो है फोर्स में रहता है। इसमें आ गया क्वेश्चन 15 जो डॉक्ट्राइन है रेस्टिट्यूशन की वो बेस्ड है कौन सी मैक्सिम पे? ए है एक्टिस इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, बी है एक्टिस क्यूरे नेमिनम ग्रेवाबिट, सी है एक्टिस डाई नेमिनी फेसिट इंजूरियम, डी आ गया एक्टिस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है बी कि जो डॉक्ट्राइन है रेस्टिट्यूशन की वो जो है बेस्ड है एक्टिस क्यूरे नेमिनम ग्रेवाबिट इस मैक्सिम पे। क्वेश्चन 16 आ गया कौन सा प्रोविजन जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का प्रोवाइड करता है कि एक पर्सन वो सू कर सकता है या डिफेंड कर सकता है सबके बिहाफ पे अगर सेम इंटरेस्ट में है? ए आ गया ऑर्डर 1 रूल 1, बी आ गया ऑर्डर 1 रूल 2, सी आ गया ऑर्डर 1 रूल 8, डी आ गया ऑर्डर 1 रूल 9। करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास सी दैट इज ऑर्डर 1 रूल 8। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात कर रहा है, तो वहाँ पे एक पर्सन सू भी कर सकता है डिफेंड भी कर सकता है सबके बिहाफ पे सेम इंटरेस्ट में। क्वेश्चन 17 आ गया कौन सा प्रोविजन जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का वो डील करता है कॉन्सिक्वेंसेस के साथ जो डिसओबीडियंस है इंजंक्शन का जो ग्रांट किया जाता है कोर्ट के द्वारा? ए आ गया ऑर्डर 39 रूल 1, बी आ गया ऑर्डर 39 रूल 2A, सी आ गया ऑर्डर 39 रूल 2, डी आ गया ऑर्डर 39 रूल 3। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी हमारे पास दैट इज ऑर्डर 39 रूल 2A। तो ये प्रोविजन जो है सीपीसी का ये डील करता है कॉन्सिक्वेंसेस अगर डिसओबीडियंस हुआ है किसी भी इंजंक्शन का जो ग्रांट किया गया है कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन 18 आ गया इसमें हमारे पास मटेरियल फैक्ट्स जिस पे पार्टी रिलाई करती है वो हैं। ए आ गया फैक्टा प्रोबेंडा, बी आ गया फैक्टा प्रोबेंशिया, सी आ गया फ्रांसिस टेरे या फिर नन ऑफ दीज। जो करेक्ट आंसर है हमारे पास दैट इज ए फैक्टा प्रोबेंशिया जो है वो मटेरियल फैक्ट्स हैं जिस पे पार्टीज रिलाई करती हैं। क्वेश्चन 19 आ गया इसमें हमारे पास कि जो कोर्ट है उनके पास इनहेरेंट पावर नहीं है क्या करने की? ए आ गया सेटिसाइड करने की एक एक्स पार्टी डिक्री, बी आ गया कंसोलिडेट करना सूट को या फिर अपील को, सी आ गया अलाउ करना एक डिफेंस को इन फॉर्मा जो है पॉपरिस, फिर आ गया डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए। तो कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर नहीं है सेटिसाइड करने की एक एक्स पार्टी डिक्री।
क्वेश्चन 20 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 11 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो कंटेन करता है 5 एक्सप्लेनेशंस, बी आ गया 6 एक्सप्लेनेशंस, सी आ गया 7 एक्सप्लेनेशंस, डी आ गया 8 एक्सप्लेनेशंस। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा डी, हमारे पास 8 एक्सप्लेनेशंस। क्वेश्चन 21 आ गया, जो ड्राफ्ट बिल है इंडियन एविडेंस 1872 का, वो प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा? ए है सर जेम्स स्टीफन, बी आ गया सर चार्ल्स टर्नर, सी आ गया सर रेमंड वेस्ट, डी आ गया मिस्टर वाइटली स्टॉकली। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास वो होगा ए, दैट इज सर जेम्स स्टीफन। क्वेश्चन 22 आ गया, इसमें हमारे पास कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, वो अप्लाई नहीं होता है किस पे? ए आ गया प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर्स, बी आ गया डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे, सी आ गया डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या फिर डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। जो करेक्ट आंसर होगा इसमें हमारे पास वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है इन तीनों पे, आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग पे, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, तीनों पे। क्वेश्चन 23 आ गया, मैनी जो बहुत सारे रूल्स हैं लॉ ऑफ एविडेंस के, वो कंटेन किए गए हैं किसमें? ए आ गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, बी आ गया इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, सी आ गया बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1963, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सारे जो लॉ ऑफ एविडेंस के रूल हैं वो सीआरपीसी में भी हैं, लिमिटेशन एक्ट में भी हैं, फिर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में भी गिवन है। क्वेश्चन 24 आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स जो हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने वो हैं, ए आ गया ओरल एविडेंस, बी आ गया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सी आ गया ऑर्डिनरी एविडेंस, डी आ गया टेक्निकल एविडेंस। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, हमारे पास दैट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। क्वेश्चन 25 आ गया, कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है वो इंसर्ट नहीं किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट के द्वारा, एविडेंस एक्ट का, बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? ए है सेक्शन 22 ए, बी है सेक्शन 67 ए, सी है 81 ए, डी है 114 ए। करेक्ट आंसर होगा डी, हमारे पास सेक्शन 114 ए जो है वो इंसर्ट नहीं किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा। क्वेश्चन 26 आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर जो एविडेंस है वो इंक्लूड नहीं करता है। ए आ गया आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, बी आ गया कंडीशन विटनेस की जो जिस टाइम पे वो एविडेंस दे रहा था, सी आ गया फैक्ट्स जिनका जुडिशियल नोटिस लिया गया है, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी, हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो एविडेंस इंक्लूड नहीं करेगा आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, विटनेस की कंडीशन या फिर फैक्ट्स जिनका जुडिशियल नोटिस लिया गया है। क्वेश्चन 27 आ गया, इसमें हमारे पास एप्रिशिएशन जो एविडेंस है वो क्या है? ए आ गया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, बी आ गया क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सी आ गया क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा इसमें बी, हमारे पास क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन 28 आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर जो एविडेंस है वो दिया जा सकता है सारे के सारे केसेस में अबाउट। ए आ गया फैक्ट्स इन इशू ओनली, बी आ गया रेलेवेंट फैक्ट्स ओनली, सी आ गया फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स ओनली, या फिर डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें सी, हमारे पास फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स ओनली। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर जो एविडेंस है वो दिया जा सकता है सारे के सारे केसेस में अबाउट फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन 29 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो प्रोवाइड करता है कि जो एडमिशन है वो प्रूव किया जा सकता है बाय या फिर बिहाफ पे उस पर्सन की जो एडमिशन दे रहा है। इसमें आगे सेक्शन 17, 18, 21 या फिर 22। जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा सेक्शन 21 हमारे पास। तो सेक्शन 21 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो एडमिशन है वो प्रूव किया जा सकता है उस पर्सन के द्वारा या उस पर्सन के बिहाफ पे जो एडमिशन दे रहा है। क्वेश्चन 30 आ गया, इसमें हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है किस सेक्शन की इंडियन एविडेंस एक्ट में वो चैलेंज की गई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय वायलेशन के लिए आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें आ गया हमारे पास ए सेक्शन 25, बी सेक्शन 26, सी आ गया सेक्शन 27, डी आ गया सेक्शन 28।
इसमें आ गया सी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 27। तो इसमें जो है हमारे पास सेक्शन 27 की जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है वो चैलेंज की गई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय में। क्वेश्चन 31 आ गया, एक्सेप्शंस जो हैं हियर से रूल की वो प्रोवाइड की गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर ए आ गया सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18, बी आ गया सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33, सी आ गया सेक्शन 34 एंड 35, डी आ गया सेक्शन 36 एंड 37। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33, ये जो है एक्सेप्शंस है हियर से रूल की। क्वेश्चन 32 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 106 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे। ए आ गया रेस जेस्टाई, बी आ गया रेस इप्सा लोकीटर, सी आ गया रेस जुडिकेटा, डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है बी, दैट इज रेस इप्सा लोकीटर। तो सेक्शन 106 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो बेस्ड है रेस इप्सा लोकीटर के प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन 33 आ गया, कौन सा सेक्शन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो बेस्ड है मैक्सिम पे, सैलस पॉपुलिस्ट सम रेमा लैक्स, सेक्शन 123, सेक्शन 118, सेक्शन 119 एंड सेक्शन 130। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है ए, दैट इज सेक्शन 123। क्वेश्चन 34 आ गया, इसमें हमारे पास जहाँ पे हैंडराइटिंग जो है एक टीचर की वो क्वेश्चन में है, तो जो ओपिनियन है उसके प्रिंसिपल का वो रेलेवेंट होगा कौन से सेक्शन के अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में। ए आ गया सेक्शन 47, बी आ गया सेक्शन 48, सी आ गया सेक्शन 49, डी आ गया सेक्शन 50। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास सेक्शन 47। इसमें जो है हैंडराइटिंग अगर कोई पर्सन को पता है किसी भी हैंडराइटिंग के बारे में तो वहाँ पे रेलेवेंट होगा, तो यहाँ पे टीचर और प्रिंसिपल की बात की गई है। क्वेश्चन 35 आ गया, एडमिशंस जो हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है उन मैटर्स का जो एडमिट किया गया है लेकिन वो ऑपरेट कर सकती हैं एज ए है रेस जुडिकेटा, बी है एस्टॉपल, सी है रेस जेस्टाई, डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी हमारे पास एस्टॉपल्स। तो एडमिशंस जो हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है मैटर्स का जो एडमिट किया गया है लेकिन ऑपरेट कर सकते हैं एज एस्टॉपल्स, ये आपके पास सेक्शन 30 में गिवन है। क्वेश्चन 36 आ गया, जो क्राइटेरिया है रेस जेस्टाई का वो क्या है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, बी आ गया कम्युनिटी ऑफ पर्पस, सी आ गया कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। इसमें आ गया डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्राइटेरिया है रेस जेस्टाई का वो तीनों ही को जो है कंसिडर करता है, दैट इज टाइम एंड प्लेस की प्रॉक्सिमिटी, कम्युनिटी जो है पर्पस का, और कंटिन्यूटी जो है एक्शन का। फिर आ गया क्वेश्चन 37, अंडर सेक्शन 14 ऑफ हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 जो हाई कोर्ट है वो ऑथराइज कर सकता है किसी भी सिविल जज को कि वो कॉग्निजेंस ले प्रोसीडिंग्स का अंडर। पहला आ गया इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, बी आ गया गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, सी आ गया प्रोविजनल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो सेक्शन 14 है हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट का उसमें हाई कोर्ट ऑथराइज कर सकता है सिविल जज को कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है प्रोसीडिंग्स इन तीनों एक्ट्स के अंडर। क्वेश्चन 38 आ गया, सेक्शन 17 जो है हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट 1976 के अंडर वो एम्पावर्ड है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है सिविल बिजनेस। ए आ गया डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आ गया सिविल जज, सी आ गया हाई कोर्ट, डी आ गया स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो एम्पावर्ड है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है सिविल बिजनेस। क्वेश्चन 39 आ गया, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंडर एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूशन जो यूज़ किया गया है रेफरेंस में इंस्ट्रूमेंट्स की उसका मतलब है ए आ गया साइंड, बी आ गया सिग्नेचर, सी आ गया साइंड एंड सिग्नेचर, डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास साइंड एंड सिग्नेचर। क्वेश्चन 40 आ गया, इसमें हमारे पास इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंडर जो एक्सपेंसेस हैं प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर स्टैम्प एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड्स के केस में वो बॉन्ड किए जाएंगे किसके द्वारा। ए आ गया पर्सन जो ड्रॉ कर रहा है वो जो इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा आ गया पर्सन जो बना रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, या फिर तीसरा आ गया पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों पर्सन्स है ये बॉन्ड करेंगे जो प्रॉपर स्टैम्प्स के एक्सपेंसेस।
फिर आ गया क्वेश्चन 41, जो ड्यूटी है अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 कन्वेंस के केस में वो किसके द्वारा पेएबल है? ए आ गया ग्रांटी, बी आ गया ग्रांटर, सी आ गया ग्रांटर एंड ग्रांटी, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, दैट इज ग्रांटी। क्वेश्चन 42 आ गया, इसमें हमारे पास प्रोविजंस रिगार्डिंग एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प वो कंटेन किया गया है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंडर किस में? ए आ गया सेक्शन 28, बी आ गया सेक्शन 29, सी आ गया सेक्शन 31, डी आ गया सेक्शन 30। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 31। क्वेश्चन 43 आ गया, कौन जो है वो रूल देता है कैरी आउट करने के लिए जनरली जो पर्पसेस हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अंडर? ए आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट, बी आ गया स्टेट गवर्नमेंट, सी आ गया हाई कोर्ट, डी आ गया सुप्रीम कोर्ट। तो जो करेक्ट आंसर है उसमें वो आ गया हमारे पास बी, स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन 44 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 72 जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का वो कंटेन करता है प्रोविजंस रिगार्डिंग। ए है प्लेस ऑफ ट्रायल, बी आ गया पेनल्टी पोस्ट करने के लिए जो डेटिंग बिल्स हैं, सी आ गया जुरिस्डिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट्स, डी आ गया पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ रूल के लिए जो रिलेट करता है स्टैम्प्स की सेल से। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, प्लेस ऑफ ट्रायल। तो जो सेक्शन 72 है हमारे पास वो प्रोविजन कंटेन करता है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ ट्रायल। क्वेश्चन 45 आ गया, इसमें हमारे पास सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो चार्जेबल हैं ड्यूटी से एंड एग्जीक्यूट किए जाते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा इंडिया में, वो स्टैम्प किए जाएंगे। ए आ गया एग्जीक्यूशन से पहले, बी आ गया एग्जीक्यूशन के टाइम पे, या फिर सी आ गया बिफोर या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, या नन ऑफ द अबव। सी आ गया इसमें हमारे पास बिफोर या एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन पे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स जो चार्जेबल हैं ड्यूटी के साथ और एग्जीक्यूट किए जाते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा इंडिया में, वो स्टैम्प किए जाएंगे एग्जीक्यूशन से पहले या एग्जीक्यूशन के टाइम पे। क्वेश्चन 46 आ गया, इसमें हमारे पास सारी की सारी ड्यूटीज़ और जो पेनल्टीज़ हैं चैप्टर 4 जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का, वो रिकवर किया जा सकता है किसके द्वारा? ए आ गया कलेक्टर, बी आ गया स्टेट गवर्नमेंट, सी आ गया हाई कोर्ट, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास, दैट इज कलेक्टर। तो सारी की सारी ड्यूटीज़ या पेनल्टीज़ चैप्टर 4 जो है इंडियन स्टैम्प एक्ट का, वो रिकवर किए जा सकते हैं कलेक्टर के द्वारा। क्वेश्चन 47 आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ जो है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 वो ग्रांट किया जा सकता है इन्फोर्स करने के लिए। ए आ गया सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स, बी आ गया इंडिविजुअल और पब्लिक सिविल राइट्स, सी आ गया सिर्फ पब्लिक सिविल राइट्स, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स। क्वेश्चन 48 आ गया, एक इंजंक्शन अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो ग्रांट किया जा सकता है रिस्ट्रेन करने के लिए। ए आ गया थेफ्ट को, बी आ गया मर्डर को, सी आ गया पब्लिकेशन एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट की, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया सी हमारे पास जो पब्लिकेशन है डिफेमेटरी स्टेटमेंट की। तो इंजंक्शन जो है वो ग्रांट किया जा सकता है रिस्ट्रेन करने के लिए जो पब्लिकेशन है एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट की। क्वेश्चन 49 जो है वो है अंडर सेक्शन 7 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो रिकवरी है मूवेबल प्रॉपर्टी की वो की जा सकती है बाय। ए आ गया फाइंडर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी का, बी आ गया बायर जो है मूवेबल प्रॉपर्टी का, सी आ गया बेली जो है मूवेबल प्रॉपर्टी का, डी आ गया या फिर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्शन 7 के अंडर जो रिकवरी है मूवेबल प्रॉपर्टी की वो इन तीनों के द्वारा की जा सकती है, फाइंडर के द्वारा, बायर के द्वारा या फिर बेली के द्वारा। क्वेश्चन 50 आ गया, इसमें अंडर सेक्शन 15 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो ऑब्टेन की जा सकती है किसके द्वारा? ए आ गया कोई भी जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, बी आ गया रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है किसी भी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट का, सी आ गया प्रिंसिपल है कोई भी पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की उसका, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। तो सेक्शन 15 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो ऑब्टेन की जा सकती है पार्टी के द्वारा, उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के द्वारा या फिर प्रिंसिपल के द्वारा। फिर आ गया इसमें हमारे पास सिविल लॉ 2। सिविल लॉ 2 का जो है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है,
दैट इज इंडियन मॉडर्न हिंदू लॉ में जो मैरिज है वो क्या हो गई है। ए आ गया मोनोगमस, बी आ गया इनडिसॉल्युबल यूनियन, सी आ गया सैक्रामेंटल यूनियन, डी आ गया कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए, दैट इज मोनोगमस हो गई है। क्वेश्चन सेकंड है, इनमें से कौन सा जो है वो क्लास 1 हीयर नहीं है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर। ए आ गया मदर, बी आ गया हमारे पास फादर, सी आ गया सन, डी आ गया वाइफ हमारे पास। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो फादर होगा। फादर क्लास 1 हीयर नहीं है, वो क्लास 2 हीयर है। क्वेश्चन 3 आ गया, इसमें हमारे पास कोपासनरी प्रॉपर्टी को और क्या नाम से जाना जाता है। ए आ गया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बी आ गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सी आ गया सेपरेट प्रॉपर्टी, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, कोपासनरी प्रॉपर्टी को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी भी बुलाते हैं। क्वेश्चन 4 आ गया, इसमें हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर जो कंडोनेशन है वो अप्लाई होता है मैट्रिमोनियल ऑफेंस पे बाय ए है अडल्ट्री, बी है क्रुएलिटी, सी है डिजर्शन, डी आ गया बोथ ए एंड बी। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी है हमारे पास ए एंड बी। तो जो कंडोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अडल्ट्री और क्रुएलिटी में जो है वो अप्लाई होता है। क्वेश्चन 5 आ गया, इसमें हमारे पास कौन सी जो फॉलोइंग थ्योरीज हैं वो आउटकम है फंडामेंटल शिफ्ट का। पॉलिसी जो डिसर्नेबल है जुडिशियल रिकॉग्निशन से ऑफ द व्यू कि जो पर्पस है डिवोर्स लॉ का वो पनिश करना नहीं है गिल्टी को बट प्रोटेक्ट करना है इनोसेंट स्पाउस को। ए आ गया फॉल्ट थियोरी, बी आ गया कंसेंट थियोरी, थर्ड आ गया हमारे पास ब्रेकडाउन थ्योरी, डी आ गया बोथ बी एंड सी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ब्रेकडाउन थ्योरी। तो इसका जो मोटिव है वो पनिश करना नहीं है गिल्टी जो पार्टी है बल्कि प्रोटेक्ट करना है इनोसेंट स्पाउस को। क्वेश्चन 6 आ गया, इसमें हमारे पास एक मैरिड मेल जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। 5 स्टेटमेंट्स हैं इसमें हमारे पास कि सिर्फ वाइफ के कंसेंट से या फिर सिर्फ वाइफ के कंसेंट से अगर वो उसके साथ रह रही है। थर्ड आ गया उसके पास मोर देन 1 वाइफ है तो कंसेंट चाहिए सारी की सारी वाइफ्स का। फोर्थ आ गया अगर मैरिज वॉइड है तो वाइफ का कंसेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है। फिफ्थ आ गया जहाँ पे वॉइडेबल मैरिज है वहाँ पे वाइफ का कंसेंट जो है वो नेसेसरी है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास फर्स्ट 3 4 5 सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एक्सेप्ट सेकंड कि जहाँ पे सिर्फ वाइफ का कंसेंट चाहिए अगर वो उसके साथ में रह रही है। ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, बाकी सब सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 7 आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड किया है कि फॉलोइंग इनमें से कौन से फॉलोइंग केसेस में कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अगर फादर अलाइव है तब भी जो मदर है वो एक्ट कर सकती है नेचुरल जो है गार्डियन। ए आ गया वंदना शिवा वर्सेस जयंता बंदोपाध्याय, बी आ गया नारायण वर्सेस सपूर्णा, सी आ गया जिया बाई वर्सेस पठान, डी आ गया बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज वंदना शिवा वर्सेस जयंता बंदोपाध्याय। इसमें हेल्ड किया गया है कि इवन इफ फादर अलाइव है मदर एक्ट कर सकती है एज नेचुरल गार्डियन। क्वेश्चन 8 आ गया, इसमें हमारे पास कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 वो कंटेन करती है मिनिमम पीरियड जो है डिजर्शन का फाइल करने के लिए एक सूट जुडिशियल सेपरेशन की 3 इयर्स 5 इयर्स 2 इयर्स या 7 इयर्स। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज 2 इयर्स। तो 2 इयर्स का टाइम कंपलसरी होता है डिजर्शन के लिए। क्वेश्चन 9 आ गया, जो डॉक्ट्राइन है रिलेशन बैक की वो एक्सप्लेन की गई थी। फर्स्ट आ गया राघवम्मा वर्सेस चेचम्मा में, बी आ गया पेड़ा सुपैया वर्सेस अकाम्मा, सी आ गया केवल नारायण वर्सेस प्रभुलाल, डी आ गया गुरुपद वर्सेस हीराबाई। करेक्ट आंसर है ए हमारे पास इसमें। तो जो डॉक्ट्राइन है रिलेशन बैक की वो एक्सप्लेन की गई थी राघवम्मा वर्सेस चेचम्मा में। क्वेश्चन 10 आ गया, इसमें हमारे पास एक हिंदू विडो जो है वो डाइवेस्ट नहीं कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी का जो इनहेरिट की गई है उसके द्वारा उसके हस्बैंड से। अगर वो ए आ गया अगर वो अनचेस्ट हो जाती है, बी आ गया रीमैरी करती है, सी आ गया कन्वर्ट करती है दूसरे रिलीजन में, डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है नन ऑफ दीज। तो एक हिंदू विडो की जो है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी हो जाती है जो उसने इनहेरिट की है अपने हस्बैंड से और वो किसी भी जो है रीजन की वजह से उससे नहीं ली जा सकती। क्वेश्चन 11 आ गया, जो प्रोविजंस है सेक्शन 3 जो है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो है मैंडेटरी है,
डायरेक्टरी है, डिस्क्रिशनरी है या ऑप्शनल है? करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, दैट इज मैंडेटरी है। सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो मैंडेटरी प्रोविजन है। क्वेश्चन 12 आ गया, लिमिटेशन एक्ट को फोर्स में कब लाया गया? 1964, 1963, 1965 या 1967 में? करेक्ट आंसर है ए हमारे पास, दैट इज 1964। क्वेश्चन 13 आ गया, इसमें हमारे पास जो बार है लिमिटेशन एक्ट का वो अप्लाई होता है। ए आ गया अपील पे, बी आ गया सूट पे, सी आ गया एप्लीकेशन पे, डी आ गया ऑल ऑफ द अबव पे। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास कि जो बार है लिमिटेशन एक्ट का वो अप्लाई होता है अपील पे, सूट पे, एप्लीकेशन पे, तीनों पे। क्वेश्चन 14 आ गया, इसमें हमारे पास कंप्यूट करने के लिए जो पीरियड है लिमिटेशन का एक अपील के लिए, जो डे है जिस पे जजमेंट प्रोनाउंस की गई है वो इंक्लूड होगा, वो दिन जहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस की गई है वो एक्सक्लूड होगा, वो दिन जहाँ पे जजमेंट प्रोनाउंस की गई है और जो टाइम लगा है ऑब्टेन करने में कॉपी ऑफ डिक्री वो जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। डी आ गया, जो टाइम लिया गया है प्रिपेयर करने के लिए डिक्री को वो इंक्लूड किया जाएगा। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास, वो दिन जब जजमेंट प्रोनाउंस हुई है प्लस वो वाला टाइम जो रिक्वायर्ड था ऑब्टेन करने के लिए कॉपी डिक्री की, ये जो है दोनों चीज़ें एक्सक्लूड की जाएंगी। क्वेश्चन 15 आ गया, इसमें हमारे पास डिले जो है फाइल करने में सूट को वो कंडोन नहीं किया जा सकता है। बी आ गया, कंडोन किया जा सकता है सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट का उसके अंडर। सी आ गया, कंडोन किया जा सकता है अंडर ऑर्डर 7 रूल 6 जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का उसके अंडर। डी आ गया, कंडोन किया जा सकता है सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट का उसके अंडर। इसमें आ गया सी हमारे पास कि जो डिले है फाइल करने में सूट को वो कंडोन किया जा सकता है ऑर्डर 7 रूल 6 जो है सीपीसी का उसके अंडर। क्वेश्चन 16 आ गया, फ्रॉड जो कॉन्टेम्पलेट किया गया है सेक्शन 17 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का वो है। ए आ गया प्लेंटिफ, बी आ गया डिफेंडेंट, सी आ गया थर्ड पर्सन, डी आ गया बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी। तो सेक्शन 17 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो किसके फ्रॉड की बात करता है? वो डिफेंडेंट के फ्रॉड की बात करता है। क्वेश्चन 17 आ गया, इसमें हमारे पास पीरियड जिसके दौरान प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टे की जाएंगी एक इंजंक्शन या ऑर्डर के द्वारा वो एक्सक्लूड की जाती हैं अंडर सेक्शन 14 जो है लिमिटेशन एक्ट का। फिर आ गया सेक्शन 15, फिर आ गया सेक्शन 16, डी आ गया सेक्शन 13 हमारे पास। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास कि सेक्शन 15 जो है लिमिटेशन एक्ट का इसके अंडर जो पीरियड जिसके दौरान प्रोसीडिंग स्टे की गई थी इंजंक्शन या ऑर्डर के द्वारा वो एक्सक्लूड की जाएंगी। क्वेश्चन 18 आ गया, इसमें हमारे पास सेक्शन 25 जो है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, इसमें जो ईजमेंट राइट्स हैं प्रॉपर्टी के ऊपर वो बिलोंग करते हैं कोर्ट को, वो रिक्वायर्ड हैं कंटिन्यूस या अनइंटरप्टेड यूज़ को लेके कितने सालों के लिए? पहला आ गया 12 साल, फिर आ गया 20 साल, 30 साल या फिर 60 साल। जो करेक्ट आंसर है इसमें वो आ गया हमारे पास 3। तो 30 ईयर्स के लिए जो है उतने पीरियड की जो है रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 25। क्वेश्चन 19 आ गया, इसमें हमारे पास कि अंडर सेक्शन 19 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो पार्ट पेमेंट है वो एक्सटेंड करती है पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितने टाइम के लिए? इसमें आ गया उस डेट ऑफ एक्सपायरी से इनिशियल पीरियड ऑफ लिमिटेशन की उस डेट से, या फिर जो डेट है वेटिंग एविडेंसिंग पेमेंट की उस डेट से। सी आ गया वो डेट जहाँ पे जो एक्सटेंड किया गया है टाइम पीरियड, या फिर डी आ गया हमारे पास पेमेंट की डेट से। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। तो जब पेमेंट की डेट होती है, पार्ट पेमेंट आपने की है उस वहाँ जब से पेमेंट हुई है उसके बाद जो है वो वहाँ से एक्सटेंड होता है आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्वेश्चन 20 आ गया, इसमें हमारे पास जो पीरियड है लिमिटेशन रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए वो कितना है? 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज या 180 डेज? तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास सी, दैट इज 30 डेज। क्वेश्चन 21 आ गया कि जो एक्सप्रेशन है अपॉइंटेड डे जो हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से वो क्या है? ए आ गया 17 नवंबर 1971, बी आ गया 18 अगस्त 1987, सी आ गया 20 अक्टूबर 1987, डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी हमारे पास 18 अगस्त 1987। क्वेश्चन 22 आ गया, इसमें हमारे पास जो टर्म है बिल्डिंग की अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1988 वो जो है इंक्लूड नहीं करता है क्या? अ होटल, गोडाउन्स, आउट हाउसेज या फिर लैंड?
तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है हमारे पास ए। तो यहाँ पे जो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वो होटल को जो है वो बिल्डिंग में इंक्लूड नहीं करता है। क्वेश्चन 23 आ गया इसमें हमारे पास, फेयर रेंट जो है बिल्डिंग का या रेंटेड लैंड का हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर वो डिटरमाइन किया जाता है रेंट कंट्रोलर के द्वारा, कंसिडरेशन में लेके जो रेंट प्रिवेल कर रहा है लोकेलिटी में, सिमिलर बिल्डिंग में या फिर रेंटेड लैंड में उस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। फिर आ गया कंसिडरेशन में लेगा रेंट जो अग्री किया गया है पार्टीज के द्वारा, दैट इज लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। थर्ड आ गया कंसिडरेशन में लेगा जो कॉम्प्रोमाइज अराइव हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में। डी आ गया इधर ए बी सी विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर लाइन। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास। तो रेंट जो है वो कैसे फिक्स होता है, कैसे डिटरमाइन होता है, इन तीनों तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन 24 आ गया, जो प्रोविजंस हैं इविक्शन ऑफ टेनेंट को लेके अंडर हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट 1987, वो डिस्क्राइब किया गया है किसके अंडर। ए आ गया सेक्शन 12, बी आ गया 13, सी आ गया 14, डी आ गया हमारे पास 18। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 13। क्वेश्चन 25 आ गया इसमें, कौन सी बिल्डिंग जो है उसको एग्जम्प्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 के अंडर। ये आ गया जो स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि सारे के सारे या कोई भी प्रोविजन जो है इस एक्ट का वो अप्लाई नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग, रेंटेड लैंड या फिर कोई क्लास ऑफ बिल्डिंग या रेंटेड लैंड पे। बी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है कि सारे के सारे या कोई भी प्रोविजन जो है दिस एक्ट का वो अप्लाई नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग में, रेंटेड लैंड में या कोई भी जो क्लास है बिल्डिंग की या रेंटेड लैंड की। सी आ गया रेंटेड लैंड जो ओन की जाती है फॉरेन नेशनल्स के द्वारा। डी आ गया रेंटेड लैंड जो ओन की जाती है मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा। इसमें आ गया ए हमारे पास। तो कौन सी बिल्डिंग एग्जम्प्ट की जाती है हिमाचल प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट 1987 में, जो स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करती है कि सारे के सारे या कुछ प्रोविजन जो है एक्ट के वो अप्लाई नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पे, रेंटेड लैंड पे या फिर कोई भी क्लास ऑफ बिल्डिंग या रेंटेड लैंड, तो वो जो है एग्जम्प्ट की जाएंगे। क्वेश्चन 26 आ गया, कौन सा केस जो है, किस केस में इंक्रीज जो है फेयर रेंट में वो एडमिसिबल नहीं होगा। ए आ गया एडिशन, बी आ गया इम्प्रूवमेंट, सी आ गया ऑल्ट्रेशन, डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो इसमें आ गया डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन 27 आ गया, कोई भी पर्सन कन्वर्ट नहीं करेगा एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक्सेप्ट किसकी परमिशन से, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट या फिर आ गया कंट्रोलर। करेक्ट आंसर है कंट्रोलर। तो यहाँ पे किसकी परमिशन चाहिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट करने की, एक कंट्रोलर की। फिर आ गया क्वेश्चन 28 हमारे पास, ये कहता है इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो है वो ग्राउंड नहीं है एविक्शन का टेनेंट का लैंडलॉर्ड के द्वारा। ए आ गया जहाँ पे टेनेंट ने पे नहीं किया है रेंट 15 दिन के अंदर अंदर एक्सपायरी होने के बाद जो टाइम फिक्स था अग्रीमेंट में। बी आ गया जहाँ पे टेनेंट ने कमिट किया है ऐसा कुछ एक्ट जिससे इम्पेयर हो सकता है मटीरियली जो वैल्यू है बिल्डिंग की। सी आ गया जो टेनेंट है वो गिल्टी है किसी ऐसी एक्ट या कंडक्ट का जो न्यूसेंस होंगी ऑक्यूपायर्स पे बिल्डिंग की जो नेबरहुड में। डी आ गया कि जो टेनेंट सीज हो गया है ऑक्यूपाई करने से बिल्डिंग या रेंटेड लैंड एक पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए बिना रीजनेबल कॉज के। इसमें आ गया हमारे पास डी, अगर टेनेंट वो ऑक्यूपाई नहीं करता है बिल्डिंग या रेंटेड लैंड 6 महीने तक के लिए बिना किसी रीजनेबल कॉज के, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा एविक्शन का। क्वेश्चन 29 आ गया, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 क्लोज सी जो है उसमें फॉलोइंग जो है वो ग्राउंड नहीं है जो अवेलेबल होगा लैंडलॉर्ड को कि वो सीक कर सके एविक्शन जो है टेनेंट का। ए आ गया कैरी आउट करने के लिए बिल्डिंग वर्क गवर्नमेंट की इंस्टेंस पे। बी आ गया अगर वो अनसेफ या अनफिट हो जाती है एनिमल हैबिटेशन के लिए। सी आ गया अगर रिक्वायर्ड है बोनाफाइड कैरी आउट करने के लिए रिपेयर्स जो नहीं कैरी आउट किए जा सकते हैं बिना बिल्डिंग को वेकेट करके। डी आ गया बिल्डिंग जो है वो रिक्वायर्ड है बोनाफाइड उसके द्वारा पर्पस के लिए कि रीबिल्डिंग होगी जो कैरी आउट नहीं की जा सकती है बिना बिल्डिंग को वेकेट करें। इसमें आ गया हमारे पास बी, तो अगर बिल्डिंग अनसेफ या अनफिट हो जाती है एनिमल हैबिटेशन के लिए तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा जो लैंडलॉर्ड के पास अवेलेबल होगा सीक करने के लिए एविक्शन जो है टेनेंट का।
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन 30 हमारे पास कि जो डिपॉजिट है अंडर सेक्शन 21 वो अकम्पनी नहीं किया जाएगा किसी भी एप्लीकेशन के साथ टेनेंट के द्वारा जो कंटेन करते हैं फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ए आ गया नेम और जो एड्रेस है टेनेंट का या पर्सन्स का जो क्लेम कर रहे हैं टू बी टेनेंट्स। बी आ गया बिल्डिंग या फिर जो है रेंटेड लैंड जिसके लिए जो रेंट है वो डिपॉजिट किया जाता है एक डिस्क्रिप्शन के साथ जो सफिशिएंट होगा आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्डिंग या फिर रेंटेड लैंड। सी आ गया पीरियड जिसके लिए रेंट जो है डिपॉजिट किया जाएगा। डी आ गया नेम और एड्रेस लैंडलॉर्ड का या पर्सन का जो क्लेम कर रहा है कि वो इंटाइटल्ड होगा ऐसे रेंट को। करेक्ट आंसर है इसमें ए हमारे पास। तो जो डिपॉजिट है सेक्शन 21 के अंडर वो अकम्पनी नहीं किया जाएगा एक एप्लीकेशन की टेनेंट के द्वारा जो फॉलोइंग जो है पर्टिकुलर कंटेन करेगा, दैट इज नेम और एड्रेस जो है टेनेंट का या पर्सन्स का जो क्लेम कर रहे हैं कि वो टेनेंट्स हैं। क्वेश्चन 31 आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर जहां पे राइटिंग जो है वो एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड नहीं है लॉ के द्वारा। इसमें आ गया ए की जो ट्रांसफर है पार्टीज का वो किया जा सकता है बिना राइटिंग के हर एक केस में। इसमें आगे जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का जो सब्जेक्ट टू होगा सिर्फ राइटिंग के। सी आ गया कोई भी प्रोविजन जो है ओरल ट्रांसफर का वो नहीं किया जाएगा। डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया ए हमारे पास ट्रांसफर जो है पार्टीज का वो किया जा सकता है बिना राइटिंग के हर एक केस में। क्वेश्चन 32 आ गया जो स्पेस सक्सेशनिस्ट है उसका क्या मतलब है। ए आ गया चांसेस सक्सीड करने के हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को। बी आ गया चांसेस सक्सीड करने के प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन की। सी आ गया बोथ ए एंड बी। डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हमारे पास। स्पेस सक्सेशनिस्ट का मतलब है चांसेस हैं सक्सीड करने की हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को या फिर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन 33 आ गया इसमें हमारे पास ए एक सेटलमेंट डीड के द्वारा ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी पी को लाइफ के लिए, देन एस को। एस की जो है डेथ हो जाती है बिफोर पी डाइज। तो पी की डेथ पे जो हियर है एस का वो क्लेम करता है प्रॉपर्टी। तो क्या ये क्लेम वैलिड है। ए आ गया वैलिड है सिंस एस का इंटरेस्ट जो है वो हेरिटेबल है। बी आ गया इनवैलिड है क्योंकि जो एस का इंटरेस्ट है वो कंटिंजेंट है। सी आ गया इनवैलिड है क्योंकि सेटलमेंट डीड जो है वो वेग है। डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास वो है ए दैट इज वैलिड है क्योंकि एस का इंटरेस्ट जो है वो हेरिटेबल है। क्वेश्चन 34 आ गया नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट दैट इज नो मैन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। ये इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है किसका। ए आ गया रूल ट्रांसफर करने का प्रॉपर्टी को। बी आ गया जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का रूल है। सी आ गया हमारे पास लॉ ऑफ क्राइम्स का रूल है। डी आ गया रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ए आ गया इसमें हमारे पास दैट इज जो रूल है ट्रांसफर करने का प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 35 आ गया जो डॉक्ट्राइन है लिस पेंडेंस की वो एप्लीकेबल है। ए आ गया जो पेंडेंसी है प्रोसीडिंग्स की उसके दौरान। बी आ गया फाइल करने के बाद सूट को। सी आ गया डिस्पोजल ऑफ सूट के बाद। डी आ गया फाइल करने के बाद सूट को। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए हमारे पास। तो जो डॉक्ट्राइन है लिस पेंडेंस की वो एप्लीकेबल है जो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो पेंडिंग है उसके दौरान। क्वेश्चन 36 आ गया जो ट्रांसफर है जो राइट ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का सर्टेन टाइम के लिए वो कंसिडरेशन में होगा जो प्राइस पे किया जाएगा या प्रॉमिस किया गया है पे करने के लिए उसको क्या बोलेंगे। ए आ गया मॉर्टगेज। बी आ गया लीज। सी आ गया सेल। डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी हमारे पास दैट इज लीज। क्वेश्चन 37 आ गया इसमें हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो क्या हैं। ए आ गया शेयर है कंपनी में। बी आ गया क्लेम है कॉपीराइट को लेके। सी आ गया मॉर्टगेज डेट है। डी आ गया नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो शेयर हैं कंपनी में। क्वेश्चन 38 आ गया सेक्शन 41 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का वो अप्लाई करता है वॉलंटरी ट्रांसफर पे और उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है कोर्ट सेल को लेके, कंटिंजेंट सेल को लेके, परपेचुटी सेल को या फिर प्राइसलेस सेल को। इसमें आ गया ए हमारे पास कोर्ट सेल। तो जो सेक्शन 41 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का वो अप्लाई करता है वॉलंटरी ट्रांसफर को और उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है कोर्ट सेल को लेके।
क्वेश्चन 39 आ गया इसमें हमारे पास, जो यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्टगेज है उसके केस में जो मॉर्टगेज है वो प्लेस की जाएगी पोजेशन में और एक राइट होगा एंजॉय करने का, जो रेंट है या फिर प्रॉफिट्स हैं। ए आ गया अनटिल जो डेट है वो अनपेड है। बी आ गया टिल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसाइंडेड है। सी आ गया सिर्फ बी करेक्ट है। डी आ गया नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ए हमारे पास, जब तक डेट जो है वो पेड है। क्वेश्चन 40 आ गया इसमें हमारे पास, मॉर्टगेज लीज के केस में अगर मॉर्टगेज ऑब्टेन किया जाता है, की जाती है एक रिन्यूअल जो है लीज की, तो जो मॉर्टगेजर है उसके रिडम्पशन पे क्या होगा। इसमें आ गया कोई बेनिफिट नहीं होगा न्यू लीज का। बी आ गया बेनिफिट होगा न्यू लीज का। सी आ गया उसके पास बेनिफिट होगा प्रीवियस लीज का। डी आ गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है बी हमारे पास कि उसके पास जो है बेनिफिट होगा न्यू लीज का। क्वेश्चन 41 आ गया, कौन सा ज्यूरिस्ट जो है उसने कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई जोक नहीं है लेजर टाइम का। एंसन, चेसायर, लॉर्ड स्टाविल या फिर लॉर्ड एटकिन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, दैट इज लॉर्ड स्टाविल। क्वेश्चन 42 आ गया, अगर एक प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया गया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन तो क्या होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और कंडीशंस बाइंडिंग होंगी। बी आ गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। सी आ गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा लेकिन कंडीशंस बाइंडिंग नहीं होंगी। डी आ गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होगा। इसमें करेक्ट आंसर है डी हमारे पास कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं होगा एट ऑल। क्वेश्चन 43 आ गया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉर्पोरेशन में जो डेफिनेशन है बेजिंग एग्रीमेंट की वो किसके द्वारा दी गई थी। ए आ गया जस्टिस बोवन। बी आ गया जस्टिस हॉकिंस। सी आ गया लॉर्ड डेनिंग। डी आ गया लॉर्ड सेलबॉर्न। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास जस्टिस हॉकिंस। तो जस्टिस हॉकिंस ने जो है वेजरिंग एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी थी कार्लिल वाले केस में। क्वेश्चन 44 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो प्रोवाइड करता है लाइबिलिटी के लिए, जो नेसेसरी के लिए जो सप्लाई की गई है पर्सन को जो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को लेके। इसमें आ गया सेक्शन 11, सेक्शन 68, सेक्शन 69 या सेक्शन 25 सब सेक्शन 1। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 68 जो है वो बात करता है नेसेसिटीज जो है उस पर्सन की जो इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को लेके। 45 आ गया, इसमें हमारे पास मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ और करेक्ट आंसर जो है कोड्स में जो दिए गए हैं वहां से टिक करना है। इसमें आ गया हमारे पास टॉपिक्स और इसमें आ गया हमारे पास केसेस की लिस्ट। तो फर्स्ट है इन्विटेशन टू ऑफर, एंटिसिपेटरी ब्रीच, रेस्टिट्यूशन, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। लिस्ट 2 के केसेस हैं हमारे पास उपटो रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवल। फिर आ गया होचेस्टर वर्सेस डे ला टूअर। थर्ड आ गया हार्वे वर्सेस फेले। फोर्थ आ गया लेस्ली लिमिटेड वर्सेस शील। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा ए हमारे पास। इनविटेशन टू ऑफर आ गया, इसमें हार्वे वर्सेस फैसे होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे थर्ड वाला केस। फिर आ गया एंटिसिपेटरी ब्रीच में आ गया हमारे पास होचेस्टर वर्सेस डेला टूअर। सी आ गया रेस्टिट्यूशन आ गया इसमें हमारे पास लेस्ली आर लिमिटेड वर्सेस शील। फिर आ गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये आ गया फर्स्ट हमारे पास, दैट इज उपटो रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पोवल। क्वेश्चन 46 आ गया, इसमें हमारे पास कौन से फॉलोइंग केसेस जो रिलेटेड हैं क्रॉस ऑफर से। ए आ गया एडम्स वर्सेस लिंडसेल। बी आ गया टिन वर्सेस हॉफमैन एंड कॉर्पोरेशन। सी आ गया हाउस होल्ड फायर एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस ग्रांट। डी आ गया डनलॉप वर्सेस हिजन्स। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास। तो जो क्रॉस ऑफर से कौन सा केस रिलेटेड है, दैट इज टिन वर्सेस हॉफमैन एंड कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन 47 आ गया, इसमें हमारे पास ए और बी जो है वो अग्री करते हैं कि ए जो है वो पे करेगा बी को ₹500, जिसके लिए जो बी है वो आफ्टरवर्ड्स डिलीवर करेगा ए को 1 क्विंटल वीट या फिर स्मगल्ड पिस्टल, जो डिसाइड कीजिए। तो इसमें जो पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा या फिर वैलिड होगा, अनलॉफुल होगा, या फिर जो अग्रीमेंट है डिलीवर करने का वीट वो वैलिड होगा लेकिन जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा पिस्टल से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास कि जो वीट वाला अग्रीमेंट है उतना पोर्शन जो है वैलिड होगा लेकिन जो अग्रीमेंट है पिस्टल को लेके वो वॉइड होगा।
क्वेश्चन 48 आ गया हमारे पास। एक गुरु जो एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र है, उसने इंड्यूस किया चेले को, उसका जो डिवोटी है, कि वो गिफ्ट करे उसको सारा का सारी जो उसकी प्रॉपर्टी है सिक्योर करने के लिए बेनिफिट उसकी सोल को नेक्स्ट वर्ल्ड में। जो गिफ्ट है वो क्या होगा? वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, वैलिड होगा या इमोरल होगा? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी हमारे पास, कि यहाँ पे जो गिफ्ट है वो वॉइडेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला जो पोर्शन है वो यूज़ होगा। क्वेश्चन 49 आ गया। इनमें से कौन सा फॉलोइंग एसेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो फाइंड नहीं करता है अपना प्लेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में? ए आ गया कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, बी आ गया रियल कंसिडरेशन, सी आ गया इंटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी आ गया लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास, दैट इज इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन 50 आ गया। इसमें असर्शन जो है ए सप्लाई करता है नेसेसरी नेसेसिटीज बी को, जो कि एक माइनर है। ए जो है वो रिकवर कर सकता है पेमेंट जो बी की एस्टेट से। रीज़न है एक अग्रीमेंट जो है माइनर के साथ, वो वॉइड एब इनिशियो है। कोड्स हैं हमारे पास, ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। बी आ गया ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी आ गया ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। डी आ गया ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, कि बोथ ए मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिमिनल लॉ, दैट इज लास्ट 50 क्वेश्चंस हमारे पास। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, इनमें से कौन सा फॉलोइंग कोर्ट जो है वो एम्पावर्ड है ट्राई करने के लिए जो ऑफेंस जो रिलेट करता है डिसऑनर ऑफ चेक से उसकी इनसफिशिएंसी के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, बैंकिंग ओम्बड्समैन, या फिर डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन 2 आ गया। इसमें जो पावर है कोर्ट की ट्राई करने के लिए जो केसेस हैं समरली, वो किसके सेक्शन के अंडर दिए गए हैं? 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 142, 138 या 139? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए हमारे पास, 143 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। क्वेश्चन 3 आ गया। इसमें हमारे पास हर एक ट्रायल जो है सेक्शन 143 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, वो कंडक्ट की जाएगी एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल, और एक एंडियोवर जो है वो किया जाना चाहिए कंक्लूड करने का ट्रायल को 3 महीने के अंदर अंदर जो डेट है फाइल करने की कंप्लेन उससे, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर जो डेट है फाइल करने की कंप्लेन उससे, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर जो डेट है फाइल करने की कंप्लेन वहाँ से, या फिर 1 साल के अंदर अंदर। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास, 6 महीने के अंदर अंदर उस डेट से जब से कंप्लेन फाइल हुई है। क्वेश्चन 4 आ गया। इसमें हमारे पास सेक्शन 141 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो डील करता है ऑफेंसेस के साथ जो कॉज किए गए हैं किसके द्वारा? ए आ गया गवर्नमेंट सर्वेंट्स, बी आ गया इंडिविजुअल और पार्टीज दोनों, सी आ गया इंडिविजुअल अलोन, या डी आ गया कंपनीज? तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डी कंपनीज। क्वेश्चन 5 आ गया। कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का जो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ए आ गया सुओ मोटो, बी आ गया एक कंप्लेंट जो राइटिंग में दी गई है पेई के द्वारा, सी आ गया एक पुलिस रिपोर्ट के ऊपर, डी आ गया नन ऑफ द अबव। इसमें आ गया हमारे पास बी। तो जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी ऑफेंस का जो पनिशेबल है सेक्शन 138 के अंडर, अगर कंप्लेंट दी गई है राइटिंग में पेई के द्वारा। क्वेश्चन 6 आ गया। इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है वो प्रोवाइड करता है पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो डिक्लेयर कर सकता है लिमिट जो है सेल की रिटेल के द्वारा और होलसेल के द्वारा किसी भी इंटॉक्सिकेंट की? सेक्शन 4 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट, सेक्शन 7, सेक्शन 6 या सेक्शन 5? तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी हमारे पास, सेक्शन 5 जो है पंजाब एक्साइज एक्ट का। फिर 7 आ गया। इसमें हमारे पास जो सेविंग क्लोज है इनेक्टमेंट्स का जो प्रोवाइड किया गया है चैप्टर के अंडर, कौन से चैप्टर के अंडर? 1 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 4? करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज चैप्टर 1 में ही जो है हमारे पास सेविंग क्लोज दिया गया है। क्वेश्चन 8 आ गया। इसमें हमारे पास जो प्रोविजन है किसी भी अपील के ओरिजिनल
या फिर अपेलेट ऑर्डर के किसी भी एक्साइज ऑफिसर के वो ऑर्डर दिया जा सकता है किसके अंडर, सेक्शन 15 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट, सेक्शन 14, सेक्शन 13 या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 14 जो है पंजाब एक्साइज एक्ट का, उसके अंडर जो है ऑर्डर दिया जा सकता है एक्साइज ऑफिसर के द्वारा। क्वेश्चन 9 आ गया, कोई भी लाइसेंस्ड वेंडर या कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे नहीं सेल कर सकता या डिलीवर कर सकता कोई भी लिकर किसी भी पर्सन को जो अपेरेंटली अंडर है, जो एज है 25 ईयर्स, 18 ईयर्स, 15 ईयर्स या 12 ईयर्स। तो इसमें आ गया हमारे पास एज जो है 25 ईयर्स की। 10 आ गया इसमें हमारे पास, कौन जो है ग्रांट करेगा लाइसेंस सेल के लिए लिकर की जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें आ गया ए फाइनेंशियल कमिश्नर, बी आ गया एक्साइज कमिश्नर, सी आ गया कलेक्टर, डी आ गया एक्साइज मिनिस्टर। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, कलेक्टर। क्वेश्चन 11 आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो टर्म है वाइल्ड लाइफ वो इंक्लूड नहीं करता है क्या। ए आ गया कोई भी एनिमल जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 में, बी आ गया कोई भी एक्वेटिक, सी आ गया जू, डी आ गया कोई भी लैंड वेजिटेशन जो फॉर्म करता है हैबिटेट का पार्ट। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी हमारे पास, दैट इज जू। क्वेश्चन 12 आ गया, कौन चेयरमैन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अंडर सेक्शन 5A जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। ए आ गया जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, बी आ गया प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का, सी आ गया चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट का, डी आ गया मिनिस्टर इंचार्ज है फॉरेस्ट का या फिर वाइल्ड लाइफ का। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 13 है हमारे पास, कौन एम्पावर्ड है ग्रांट करने के लिए एक परमिट हंट करने की एक ऑर्डर के द्वारा एजुकेशन के पर्पस से या फिर साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से। जो पहला आ गया हमारे पास ऑप्शन वो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, बी आ गया जो मिनिस्टर इंचार्ज है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, सी आ गया कलेक्टर का, डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए हमारे पास चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का वो क्या है। पहला आ गया मेंबर है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का, बी आ गया वाइस चेयरमैन है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए, सी आ गया चेयरपर्सन है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए, डी आ गया पैट्रन है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। इसमें आ गया सी हमारे पास कि जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का वो चेयरपर्सन है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। क्वेश्चन 15 आ गया इसमें हमारे पास, जो ड्यूटी है एक स्टेट बोर्ड की फॉर वाइल्ड लाइफ एडवाइस करने की स्टेट गवर्नमेंट को वो दी गई है। पहला आ गया सेक्शन 6 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसके अंडर, बी आ गया सेक्शन 7 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सी आ गया हमारे पास सेक्शन 8, डी आ गया सेक्शन 5C। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास कि जो ड्यूटी है स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की एडवाइस करने की स्टेट गवर्नमेंट को वो दी गई है सेक्शन 8 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उसके अंडर। क्वेश्चन 16 आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्शंस में से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लिवाई कर सकता है एक ड्यूटी टिम्बर पे या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। ए आ गया सेक्शन 38 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, बी आ गया 39, सी आ गया 40, डी आ गया 47। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है बी, दैट इज सेक्शन 39 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्शन एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो रिजर्व करे फॉरेस्ट को। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, सेक्शन 2, सेक्शन 5 या सेक्शन 6। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज सेक्शन 3 जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का। क्वेश्चन 18 आ गया इसमें हमारे पास, फॉर्मेशन जो है विलेज फॉरेस्ट की वो असाइन की गई है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, विलेज पंचायत या फिर नन ऑफ दीस। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन 19 आ गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अकॉर्डिंग जो टर्म है कैटल वो इंक्लूड नहीं करती है किसको, एलिफेंट्स, कोल्स, पिग्स या फिर काउज। करेक्ट आंसर है काउज, तो कैटल्स में जो है वो काउज नहीं आती हैं। सेक्शन 20 आ गया, जो बार है अक्रूल ऑफ फॉरेस्ट राइट का वो किस में मेंशन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 9 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, बी आ गया सेक्शन 5, सी आ गया सेक्शन 11, डी आ गया सेक्शन 7। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 5 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्वेश्चन 21 आ गया, इंडियन पीनल कोड जो है 1860 का वो इन्फोर्समेंट में आया है कौन से डे पे।
October 6 of 1862, January 1 of 1862, October 6 of 1860, D आ गया January 1 of 1860, दैट इज C आ गया इसमें हमारे पास October 6 जो है 1860 का। फिर आ गया क्वेश्चन 22, कौन सा जो एग्जाम्प्टेड नहीं है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से इंडियन पीनल कोड की। ए आ गया प्रेसिडेंट जो है इंडिया का और जो गवर्नर है स्टेट का, बी आ गया पब्लिक, सी आ गया फॉरेन जो सॉवर्नर्स हैं और अम्बेसडर्स हैं, डी आ गया एलियन एनिमीज। करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास पब्लिक। क्वेश्चन 23 आ गया, इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्शंस जो है इंडियन पीनल कोड के जो वर्ड है ऑफेंस वो डिफाइन किया गया है। ए आ गया सेक्शन 39, बी आ गया सेक्शन 41, सी आ गया सेक्शन 42, डी आ गया सेक्शन 40। करेक्ट आंसर है इसमें डी हमारे पास सेक्शन 40 में जो है ऑफेंस वर्ड डिफाइंड है। क्वेश्चन 24 आ गया, जो प्रिंसिपल है क्रिमिनल लाइबिलिटी का दैट इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया वो डेवलप किया गया था और अडॉप्ट किया गया था किसके द्वारा। ए आ गया हमारे पास इक्विटी कोर्ट्स, बी आ गया इंडियन कोर्ट्स, सी आ गया हमारे पास कॉमन लॉ कोर्ट्स, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी दैट इज कॉमन लॉ कोर्ट्स। क्वेश्चन 25 आ गया, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ए आ गया अबेटमेंट किसी ऑफेंस का वो एक इनक्वाइट ऑफेंस है, अबेटमेंट जो है किसी भी ऑफेंस का वो एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, अबेटमेंट जो है किसी भी ऑफेंस का वो एक कंप्लीट ऑफेंस है, या फिर डी अबेटमेंट जो है किसी भी ऑफेंस का वो एक ऑफेंस है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस। तो इसमें आ गया इसमें सी हमारे पास कि अबेटमेंट जो है एक ऑफेंस का वो एक कंप्लीट ऑफेंस है। क्वेश्चन 26 आ गया, कॉमन इंटेंशन क्या इम्प्लाई करता है। ए आ गया प्रेजेंस ऑफ कॉमन नॉलेज, बी आ गया कॉमन ऑब्जेक्ट, सी आ गया प्री अरेंज प्लानिंग, डी आ गया सिमिलर इंटेंशन। सी आ गया इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास प्री अरेंज प्लानिंग। क्वेश्चन 27 आ गया, मैच करना है लिस्ट 1 एंड 2 और करेक्ट आंसर बताना है। लिस्ट 1 में आ गया हमारे पास लाइबिलिटी जो है एक्ट करने की, एक्ट के लिए दूसरे पर्सन की। फिर आ गया अनलॉफुल एक्ट बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, सी आ गया प्लानिंग कमिट करना एक थेफ्ट, डी आ गया इंस्टिगेट करना एक पर्सन को कि वो कमिट करे एक थेफ्ट। लिस्ट 2 में आ गया कि जो नेशनल क्रिमिनल लाइबिलिटी है, सेकंड आ गया कोई भी ऑफेंस नहीं है खुद में, सी आ गया अबेटमेंट, डी आ गया वाइकेरियस लाइबिलिटी। करेक्ट जो कोड है वो है डी हमारे पास। जो लाइबिलिटी है जिसके लिए एक पर्सन लाइबल होगा दूसरे की एक्ट के लिए वो आ गया हमारे पास वाइकेरियस लाइबिलिटी। फिर कोई भी अनलॉफुल एक्ट बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, ये आ गया हमारे पास स्ट्रिक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी। फिर आ गया प्लान करना कमिट करने के लिए एक थेफ्ट को, दैट इज नो ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है प्लान करना। डी आ गया इंस्टिगेट करना एक पर्सन को कि वो कमिट करे एक ऑफेंस को, ये आ गया थर्ड हमारे पास अबेटमेंट। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास क्वेश्चन 28 दैट इज सेक्शन 84 जो है इंडियन पीनल कोड का वो किस पे बेस्ड है। ए आ गया प्रॉक्सिमिटी रूल, बी आ गया रूल ऑफ कॉमन इंटेंशन, सी आ गया मैकनॉटन रूल, डी आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइज। तो सेक्शन 84 जो है हमारे पास वो मैकनॉटन रूल पे जो है वो बेस्ड है। क्वेश्चन 29 आ गया इसमें हमारे पास, इनमें से कौन से फॉलोइंग केसेस में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने रीअफर्म किया है जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, जो वो अडॉप्ट करता है व्यू जो सजेस्ट किया गया है गोविंद वाले केस में। ए आ गया इंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, बी आ गया स्टेट ऑफ एपी वर्सेस आर पुनाया, इसमें सी आ गया KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, डी आ गया माधवन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें आ गया बी हमारे पास स्टेट ऑफ एपी वर्सेस आर पुनाया। क्वेश्चन 30 आ गया इसमें हमारे पास, सेक्शन 309 जो है इंडियन पीनल कोड का वो डिजर्व करता है कि वो इफेक्ट में आए स्टैट्यूट बुक से एक ह्यूमनाइज करने के लिए हमारे पीनल लॉज को। ये क्रूअल है और इररेशनल प्रोविजन है और ये रिजल्ट करेगा पनिश करने में एक पर्सन को अगेन जिसने सफ़र किए है एगनी और अंडरगो करेगा इग्नोमिनी, क्योंकि जो फेलियर है कमिट करने का सुसाइड। तो जो अबव डिक्टम है वो किस में ले डाउन की गई है। फर्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ज्ञानकौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बी आ गया अभ्यानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सी आ गया हमारे पास पी राठीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी आ गया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास पी राठीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन 31 आ गया। ए जो है वो वर्क पे है एक हैचेट के साथ, जो हेड है वो फ्लाई ऑफ होता है और एक आदमी को जो है उससे डेथ हो जाती है जो साइड में खड़ा था। ए ने क्या कमिट किया है? एक ऑफेंस मर्डर का, एक ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड को जो अमाउंट नहीं करेगा मर्डर को, सी आ गया एक ऑफेंस डेथ का बाय नेग्लिजेंस, डी आ गया कोई भी ऑफेंस नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई वांट नहीं थी प्रॉपर केयर की ए के पार्ट पे। इसमें आ गया सी हमारे पास एक ऑफेंस ऑफ डेथ नेग्लिजेंस से। क्वेश्चन 32 आ गया। इसमें हमारे पास एक माइनर गर्ल जो है उसने छोड़ दिया जो प्रोटेक्शन है अपने फादर की, जानते हुए और कैपेसिटी उसको पता है कि उसको इंपोर्ट किया गया है और कि वो जो इंपोर्ट कर रही है वो वॉलंटरीली कर रही है और उसने ज्वाइन किया अक्यूज्ड को। अक्यूज ने अलाउ किया माइनर को उसको अकम्पनी करने का और जो अक्यूज्ड है वो लाइबल होगा किसके लिए? इसमें आ गया हमारे पास कमिट करने के लिए एक ऑफेंस किडनैपिंग का लॉफुल गार्डियनशिप से, बी आ गया कमिट करने का एक ऑफेंस अबडक्शन का, सी आ गया एक ऑफेंस किडनैपिंग का लॉफुल गार्डियनशिप से, डी आ गया कमिट करने एक ऑफेंस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास कोई ऑफेंस नहीं होगा किडनैपिंग का फ्रॉम लॉफुल गार्डियन। क्वेश्चन 33 आ गया। इसमें से कौन सा सेट जो है सेक्शन का इंडियन पिनल कोड का इवन डेथ भी कॉज हो जाती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में पर्सन की या प्रॉपर्टी की? ए आ गया सेक्शन 100 एंड 103, बी आ गया सेक्शन 100 एंड 101, सी आ गया 102 एंड 105, सी आ गया सेक्शन 100 एंड 102। करेक्ट जो पेयर है हमारे पास वो है सेक्शन 100 दैट इज पर्सन का और सेक्शन 103 दैट इज प्रॉपर्टी का। क्वेश्चन 34 आ गया। इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग है प्रिपरेशन जो है वो एक ऑफेंस नहीं है? ए आ गया प्रिपरेशन डकैती की एक बैंक में, बी आ गया डाई टू मेक डाई फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन्स, डाई बनाना काउंटरफीटिंग कॉइन्स के लिए, सी आ गया प्रिपरेशन वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी आ गया प्रिपरेशन रॉबरी के लिए एक बैंक की। इसमें आ गया डी हमारे पास, तो प्रिपरेशन जो है रॉबरी की एक बैंक की वो जो है ऑफेंस नहीं है। क्वेश्चन 35 आ गया। ए को पता है कि बी जो है वो सफ़र कर रहा है एनलार्ज लिवर से। बीइंग अ डॉक्टर ए को पता था कि अगर उसने फिस्ट ब्लो दिया बी को उस रीजन में एक मॉडरेट फोर्स के साथ तो वो रिजल्ट करेगा रप्चर जो है बी के लिवर का और लाइकली टू कॉज है कि उसकी डेथ हो जाए। ये जानते हुए भी ए ने बी को एक फिस्ट ब्लो दिया जिसने रप्चर कर दिया बी का लिवर और उसकी जो है डेथ कॉज कर दी। अब ए जो है वो किसका गिल्टी होगा? ए आ गया कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्योंकि उसको पता था कि एक्ट जो है लाइकली टू कॉज डेथ है। बी आ गया कोई ऑफेंस अदर देन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। सी आ गया गिल्टी होगा किसी भी कोई भी ऑफेंस उसने नहीं किया है सिंस जो ब्लो था वो कॉज नहीं कर पाता डेथ एक पर्सन की जो नॉर्मल हेल्थ में होता। डी आ गया गिल्टी है मर्डर का सिंस उसके पास इंटेंशन था कॉज करने का इंजरी और उसको पता था कि ये लाइकली टू कॉज डेथ है बी की। तो इसमें आ गया डी हमारे पास वो गिल्टी होगा मर्डर को क्योंकि उसके पास जो है इंटेंशन था वो इंजरी कॉज करने का प्लस उसके पास नॉलेज थी कि वो डेथ कॉज कर सकता है बी की। क्वेश्चन 36 आ गया। जो राइट है प्राइवेट डिफेंस का वो क्या है? ए आ गया राइट टू सेल्फ डिफेंस, बी आ गया राइट टू सेल्फ रिवेंज, सी आ गया राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, डी आ गया नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सी हमारे पास राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन 37 आ गया। एक्स जो है वो एक डॉक्टर है जिसने इन्फॉर्म किया अपने पेशेंट वाई को कि उसको जो है कैंसर है और वो उसकी लास्ट स्टेज पे है। एक्स ने रिक्वेस्ट किया वाई को कि वो अरेंज करे उसके फैमिली अफेयर्स क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकता है मोर देन कपल ऑफ वीक्स। वाई जो है उसकी डेथ हो जाती है शॉक से ऐसा हियर करके, तो एक्स क्या होगा? गिल्टी होगा मर्डर का क्योंकि उसको पता था ये डिस्क्लोजर जो है वो सडन डेथ कॉज करेगा। बी आ गया गिल्टी होगा कॉजिंग डेथ का बाय नेग्लिजेंस। सी आ गया गिल्टी नहीं होगा क्योंकि जो कम्युनिकेशन है वो गुड फेथ में दिया गया था बाई की बेनिफिट के लिए। डी आ गया जो गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड का नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर क्योंकि उसको पता था कि ये जो डिस्क्लोजर है वो लाइकली टू कॉज डेथ है। इसमें आ गया सी हमारे पास वो गिल्टी नहीं होगा सिंस जो कम्युनिकेशन था वो गुड फेथ में दिया गया था वाई की बेनिफिट के लिए। क्वेश्चन 38 आ गया। ए जो है थर्स्ट करता है अपना हाथ बी की पॉकेट में पिक करने के लिए पॉकेट को, कुछ भी नहीं था उसकी पॉकेट में। ए क्या होगा? गिल्टी होगा किसी भी ऑफेंस का नहीं। बी आ गया गिल्टी होगा थेफ्ट का, सी आ गया अटेम्प्ट टू थेफ्ट का, बी आ गया रॉबरी का। इसमें आ गया सी हमारे पास वो गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट का। क्वेश्चन 39 आ गया। एक्स जो है इंड्यूस करने के लिए बी को कि वो डिसिस्ट करे प्रोसिक्यूट करने से एक सिविल सूट, थ्रेटन करता है कि वो जो है वाई का घर जला देगा
एक्स जो है किस चीज़ का गिल्टी है, एक्सटॉर्शन, अबेटमेंट, थ्रेट ऑफ मिसचीफ या फिर डी क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसमें आ गया डी हमारे पास क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसमें आ गया क्वेश्चन 40 हमारे पास, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड वो किस सेक्शन के अंडर पनिशेबल है, सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी, 305, 309, 109। आंसर आ गया इसमें हमारे पास बी, दैट इज सेक्शन 305 ऑफ आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 41 आ गया, इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो ऑथराइज करता है किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि वो अरेस्ट करे किसी भी पर्सन को बिना ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट के और बिना किसी वारंट के, सेक्शन 42, सेक्शन 44, सेक्शन 43 या सेक्शन 41। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास, दैट इज सेक्शन 41। क्वेश्चन 42 आ गया, बेलेबल ऑफेंस का क्या मतलब है, जहाँ पे बेल जो है वो राइट है, बी आ गया जहाँ पे बेल जो है वो ड्यूटी है कोर्ट की, थर्ड आ गया जो शो किया गया है बेलेबल फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी के और किसी और लॉ के अंडर जो फोर्स में है, डी आ गया नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, बेलेबल ऑफेंस का मतलब है जिसको बेलेबल शो किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में या फिर किसी और लॉ के अंडर जो फोर्स में है। क्वेश्चन 43 आ गया, पॉइंट आउट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है या कॉज कर सकता है कि उसको अरेस्ट किया जाए किसी भी पर्सन को जो उसकी प्रेजेंस में कमिट करता है एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। बी आगे एक एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है और ऑर्डर कर सकता है किसी भी पर्सन को कि अरेस्ट करे ऑफेंडर को जहाँ पे कोई भी ऑफेंस कमिट किया गया है उसकी प्रेजेंस में या फिर उसकी ज्यूरिसडिक्शन में। सी आ गया, कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को बिना किसी ऑर्डर के मजिस्ट्रेट से या बिना किसी वारंट के जो कंसर्न किए किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को। ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर है डी हमारे पास, प्राइवेट पर्सन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर वो जो है अबव सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 44 आ गया, परमिशन जो है इन्वेस्टिगेशन की किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो ग्रांट की जा सकती है किसके द्वारा, सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है ट्राई करने की या कमिट करने की केस को ट्रायल के लिए, फिर आगे सी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर आगे डी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें आ गया बी हमारे पास, दैट इज मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है ट्राई करने की केस को या फिर कमिट करने की जो है ट्रायल के लिए केस को। क्वेश्चन 45 आ गया, कोई भी मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास का वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का। ए आ गया अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट फैक्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा सच ऑफेंस। बी आ गया एक पुलिस रिपोर्ट के ऊपर सच फैक्ट्स की। सी आ गया अपॉन इंफॉर्मेशन जो रिसीव की गई है किसी पर्सन के द्वारा अदर देन पुलिस रिपोर्ट या फिर खुद की नॉलेज पे कि ऐसा ऑफेंस जो है कमिट किया गया है। सी आ गया ओनली अपॉन ओरल इंफॉर्मेशन जो रिसीव की गई है किसी भी पर्सन के द्वारा अदर देन पुलिस ऑफिसर। तो इसमें आ गया डी हमारे पास, दैट इज कोई भी ओरल इंफॉर्मेशन जो रिसीव की गई है किसी भी पर्सन के द्वारा अदर देन पुलिस ऑफिसर, उस पर मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास का वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा, मे नॉट नहीं ले सकता है। इसमें आ गया क्वेश्चन 46, इनमें से कौन सा जो है वो कंटेंट नहीं है चार्ज का। ए आ गया डिस्क्रिप्शन फैमिली बैकग्राउंड ऑफ अक्यूज्ड। बी आ गया स्पेसिफिक नेम जो है ऑफेंस का एज पर लॉ जो प्रोवाइड करता है ऑफेंस को। सी आ गया जहाँ पे अनस्पेसिफिक नेम है ऑफेंस का, डेफिनेशन है उस ऑफेंस की। डी आ गया पर्टिकुलर जो है टाइम एंड प्लेस का अलेज्ड ऑफेंस का। इसमें आ गया ए हमारे पास, दैट इज डिस्क्रिप्शन जो है फैमिली बैकग्राउंड का अक्यूज्ड का। ये ज़रूरी नहीं है चार्ज में लिखना। क्वेश्चन 47 आ गया, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 और सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 है हमारे पास जो टॉपिक है, लिस्ट 2 है हमारे पास सेक्शंस। Joinder of charges, examination of complaint, cognizance of offence by magistrate, order of maintenance of wives, children and parents. Section 200 CRPC, 218 CRPC, 125 CRPC, 190 of CRPC. करेक्ट आंसर है इसमें बी हमारे पास। Joinder of charges जो है हमारे पास सेक्शन 218 ऑफ CRPC में है। एग्जामिनेशन जो है कंप्लेंट का वो सेक्शन 200 CRPC में है। कॉग्निजेंस जो है ऑफेंस का मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 190 में है। ऑर्डर जो है मेंटेनेंस का वाइफ्स, चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स का वो आ गया हमारे पास 3 में, दैट इज 125 ऑफ CRPC। क्वेश्चन 48 आ गया, हर एक ट्रायल में बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन प्रोसिक्यूशन जो है वो कंडक्ट किया जाएगा किसके द्वारा, सेशन जज, काउंसलर ऑफ अक्यूज्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नन ऑफ दीज।
करेक्ट आंसर है इसमें सी हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्वेश्चन 49 आ गया, इनमें से कौन सा जो है फॉलोइंग ऑफेंस ट्राइबल है समरली? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, हाउस ट्रेसपास, ऑफेंसेस जो पनिशेबल नहीं है डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, इम्प्रिजनमेंट एक टर्म के लिए जो एक्सक्लूड करता है 2 ईयर्स। इसमें आ गया हमारे पास डी। तो ट्राइबल है समरली, ऑफेंस जो पनिशेबल नहीं है डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ से, और इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक टर्म के लिए जो एक्सक्लूड करती है 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स से कम पनिशमेंट। क्वेश्चन 50 आ गया, मैच करना है फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जो करेक्टली मैच नहीं है। एंटिसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी, summary dismissal of appeal section 384 of CRPC, reference to high court section 394 of CRPC, या फिर फोर्थ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस सेक्शन 320 ऑफ CRPC। कॉम्बिनेशन है 1 2 3, फिर आ गया 1 3 4, 1 2 4 और इसमें आ गया 2 3 4। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास दैट इज सी, दैट इज 1 2 एंड 4 जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, आर नॉट करेक्टली मैच्ड। आई थिंक यहाँ पे करेक्टली मैच्ड होगा कंपाउंडिंग, यस यहाँ पे जो है करेक्टली मैच्ड होगा, कौन से जो है करेक्टली मैच्ड है। तो इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमने ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2011 का वो भी डिस्कस कर लिया है। हम फर्दर ट्राई करेंगे कि 2023 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हम HP के जो हैं वो कवर कर लें। बाकी इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।